जिजीविषा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 4। ऐसी दशा में एक परिवार ने बाल काटने का धंधा शुरू किया। आधे पेट तो कभी भरपेट खाना जुटाने में सफल हो जाया करता था। सुख व सुविधा जो पहले थोड़ी बहुत उपलब्ध हो सकती थीं, वे तो नहीं रहीं, परंतु इन कष्ट कठिनाइयों भरी स्थिति में आनंद और संतोष पहले से ज्यादा मिलने लगा। वह परिवार इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि बाह्य परिस्थितियां चाहे जैसी हों, परंतु स्वतंत्रता का अपना आनंद है और उस स्थिति में कोई कष्ट या कठिनाई नहीं सालती। उसी परिवार में सन 1904 में एक बालक ने जन्म लिया। क्योंकि माता पिता के लिए यह पहली संतान थी जो समाज में उनकी अपनी कही जा सकती थी, अन्यथा इससे पूर्व तो सभी बच्चे मालिक की संपत्ति बन जाते थे। पुत्र वह भी ऐसा जिसे अधिक बार प्यार पूर्वक मेरा बेटा कहा जा सके। सार्वजनिक रूप से उसे पाकर माता पिता दोनों हर्षोत्फुल्ल हो गए, खुशी से नाच उठे और उसका नाम रखा बुंचे। अब इस पुत्र को सुयोग्य नागरिक बनाने की साध माँ बाप दोनों में जन्मी, लेकिन परिस्थितियां थी कि उन्हें कुछ भी करने से मजबूर किए हुए थी। 2 जून खाना तो बड़ी मुश्किल से जुट पाता। कपड़ों की भी यही दशा थी। घर के भीतर तो सभी कम से कम कपड़ों में रहते, बाहर निकलते तो एक दूसरे के वस्त्र पहनकर। पेट भरने और तन ढकने में भी वे विवश थे, तो अपने बच्चे को पढ़ाते कहां से? स्कूल जाते दूसरे बच्चों को देखकर उनके हृदय में भी कसक उठती कि काश हम अपने बेटे को भी इस अवस्था में देख सके होते। आंखों में उमड़ आए आंसुओं के आहिस्ते से पोंछकर माता पिता दोनों एक दूसरे की ओर देखते तथा मुस्कुराने की असफल चेष्टा करके रह जाते। कहता कोई किसी से कुछ नहीं, पर दोनों एक दूसरे के मन में लावा उगलते ज्वालामुखी से अपरिचित नहीं थे। बुंचे के माता पिता की यह साध ही रह गई। दोनों बीमार रहने लगे। बुंचे ने अपनी पहुंच की सीमा तक भाग दौड़ की। डॉक्टर और चिकित्सा की क्षमता शक्ति तो न थी, सो बुंचे आकाश की ओर हाथ उठाकर सबसे बड़े चिकित्सक के आगे गिड़गिड़ाया करते, और उस महान चिकित्सक ने ऐसा उपचार किया जिससे न केवल उनके माता पिता जीवन भर के दुखों से त्राण पा गए, वरन बुंचे में एक ऐसा बीज डाल गए जो आगे चलकर अंकुरित, विकसित और फलित, पुष्पित होकर संसार भर के गिरे हुए परिस्थितियों से विवश, जन्म और जीवन से निराश व्यक्तियों के लिए पथ का प्रदीप हो गए। थोड़े बहुत समय के अंतर से माता पिता दोनों ही चल बसे और दोनों ने अंतिम रूप से अंतिम शब्द बुदबुदाए, बेटा, अवसर मिले तो पढ़ना और कुछ ऐसा बनने की कोशिश करना जिससे हमारी ही तरह जीते जी मृत्यु से भी अधिक कष्ट भोग रहे हम जैसे लोगों के लिए कष्ट से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। उस समय बुंचे की अवस्था मुश्किल से 10 वर्ष की रही होगी। माता पिता के प्रति श्रद्धा ही कही जानी चाहिए जो अंतिम समय की उनकी इच्छाओं को हृदय पटल पर संकल्प की स्याही से अमीट अक्षरों में अंकित कर देती। इस अवस्था का अबोध बालक अपने माता पिता को उनकी इच्छा आज्ञा पूरी करने का आश्वासन देकर प्रतिबद्ध होकर अनाथ और असहाय हो गया। लेकिन यह अनाथावस्था ही उनके जीवन का नया आयाम बन गई। उनके कोई रिश्तेदार संबंधी थे नहीं जिनका कि वे सहारा प्राप्त कर सकते थे। गोरा समाज तो अपने बच्चे को निग्रो की परछाई से भी बचाता था, फिर वह क्यों आश्रय देता? और बुंचे को इस असहाय अवस्था ने ऐसे आश्रय की ओर इंगित कर दिया जो सदा सर्वदा असहाय अवस्था में सबका सहारा बनता है। वह सहारा था परमात्मा का प्रकाश, जो मानवीय अंतःकरण में आशा, विश्वास, भ्रम, संकल्प, पुरुषार्थ और साहस का सतरंगा सम्मिश्रण बनकर चमकता है। शिक्षा प्राप्त करने से पहले जीविका के संबंध में सोचना था और वे काम की तलाश में निकल पड़े। बहुत भटकने के बाद एक अखबार के एजेंट को उन पर दया आई और उसने बुंचे को अपने यहां हौकर रख लिया। शहर की गलियों और सड़कों पर आवाजें लगाकर वे अखबार बेचने लगे। एक निर्धारित संख्या में प्रतियां बेचने पर ही उन्हें तय किया हुआ पारिश्रमिक मिल पाता था। कभी तो अखबार जल्दी बिक जाते और बुंचे पेट भरने योग्य साधनों की ओर से उस दिन के लिए निश्चिंत हो जाते। कभी सारा शहर घूमने पर भी देर तक प्रतियां न बिकती, लेकिन बुंचे थे कि जब तक सब अखबार नहीं बिकते चैन की सांस नहीं लेते।
इस काम से जो समय बचता उसे बुंचे और छोटे मोटे कामों में लगाते थे। समय बचाकर पढ़ते भी। बुंचे ने अपने अभिकर्ता एजेंट स्वामी को अपनी मेहनत, सूझबूझ और निष्ठा से इतना प्रभावित कर लिया था कि वह उन्हें अपना ही मानने लगा था। उसने कई बार बुंचे को पढ़ने लिखने के मामले में सहायता दी। धीरे धीरे कमाते खाते और पढ़ते हुए अनाथ किशोर बुंचे आगे बढ़ने लगे। निग्रो लोगों के बच्चों के लिए सरकार द्वारा खोली गई पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया तथा प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षाएं पास करके जैसे जैसे वे आगे की कक्षाओं में बढ़ते गए, उन्हें अधिक पैसों, अधिक समय, अध्ययन के लिए और अधिक श्रम की जरूरत पड़ी। दिन तो 24 के बजाय 26 घंटों का नहीं किया जा सकता था। उन्होंने और भी अधिक लग्न व श्रम से काम करना आरंभ कर दिया। अभिकर्ता स्वामी ने भी पारिश्रमिक थोड़ा बढ़ा दिया और बुंचे ने अपनी नींद के घंटे कम कर लिए। उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा के लिए भोजन को न केवल सरलतम बना लिया वरन मात्रा भी कम कर ली। इस प्रकार उनकी विद्या साधना आगे बढ़ने लगी। माध्यमिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने महाविद्यालयीन कक्षाओं में प्रवेश लिया। पूर्वोक्त पद्धति से इस कार्य के लिए और अधिक समय बचाकर लगाने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, शिक्षा का। एक ही जीवनोद्देश्य था, जनसेवा, और एक ही पद्धति थी, पुरुषार्थ। इस कष्ट साधना और तपश्चर्या ने अपना परिणाम प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्रेजुएट की परीक्षा पास कर ली। एक दिन उनसे उनके मालिक ने कहा, तब वे ग्रेजुएट हो चुके थे, बच्चे, अब तो तुम्हारी तपस्या और साधना पूरी हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम किसी सरकारी पद के लिए आवेदन करो। मैं इसके लिए तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। क्या कहा? नौकरी? और वह भी अभी से? बुंचे ने बड़े आश्चर्य से कहा। नौकरी करने के लिए उन्हें कोई आकांक्षा ही नहीं थी। ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी मेरी साधना पूरी नहीं हो गई है। अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। उसी श्रम, लगन और पुरुषार्थ से उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखी और एमए पास किया। तदुपरांत उन्होंने राजनीति पर एक थीसिस लिखी और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जब बुंचे से डॉक्टर एफ बुंचे बन गए। एक निग्रो युवक को सफलता और प्रगति के इस स्तर पर पहुंचा देखकर अधिकारी और प्रबुद्ध व्यक्तियों की वह धारणा बदली जो उन्होंने मान रखी थी कि निग्रो केवल गुलाम रखी जा सकने योग्य ही कौम है। बुद्धि, सूझबूझ और प्रतिभा के क्षेत्र में इस कौम के व्यक्तियों का कतई प्रवेश नहीं। बात यूं सच भी प्रतीत होती थी। अब तक किसी भी निग्रो व्यक्ति ने दासता के कारण इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति की भी नहीं थी। लेकिन अवसर मिलते ही डॉक्टर बुंचे ने उस भ्रांत धारणा को तोड़कर रख दिया तथा प्रतिभा, लग्न व बुद्धिमता में असाधारण योग्यता और विकास का उदाहरण दिया। सरकार ने उनकी प्रतिभा का लाभ उठाना चाहा तथा उन्हें प्रशासन विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। इस पद पर रहकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे किसी भी गोरे अधिकारी से कम योग्य और कम कुशल नहीं हैं। उनकी परिश्रमशीलता और कार्य दक्षता से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें एक के बाद एक दायित्व सौंपे जो बुंचे ने बड़ी कुशलता से पूरा किया। वे औपनिवेशिक मामलों के विशेषज्ञ, सैनिक सूचना कार्यालय के प्रधान पदाधिकारियों और विदेश विभाग ने एडवाइजर भी नियुक्त हुए। बाद में वे विदेश सचिव भी बने। इन पदों पर रहते हुए भी उन्हें अपने माता पिता का अंतिम आदेश विस्मरण नहीं हुआ था। वे निरंतर अपने प्रभाव और वर्चस्व का उपयोग कर निग्रो जनता की दशा सुधारने का प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई तथा उन्हें क्रियान्वित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व भर के राष्ट्रों को समीप लाने, उन्हें परस्पर सहयोगी तथा सद्भावना पैदा करने के शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अरब और इजराइल की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भी उनके प्रयासों को स्मरण किया जाता है। नीचे से ऊपर बढ़ने वाले श्री H.G. वेल्स आगे बढ़ने की अदम्य आकांक्षा, आंतरिक उत्साह, ध्येय के प्रति अविचल निष्ठा मनुष्य को क्या बना डालते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। एक कपड़े की दुकान, मालिक जोर से डांट रहा है, जल्दी करो भाई, ग्राहक चला जाएगा, तब कपड़ा निकाल कर दोगे क्या? और छोटी उम्र का एक लड़का जो उस दुकान पर नौकर है,
जो शीघ्रता से कपड़े का थान निकालकर दे रहा है। हाथ काम में लगे हैं, दिमाग दुकान के मालिक की डांट के प्रति सजग है और मन उड़ रहा है कि किसी ऐसे लोक की कल्पना में जहां यह दास्ता, यह ताबेदारी, यह परअवस्था ना होगी। किंतु परअवस्था से छुटकारा कैसे पाया जाए? मन को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ने की, कुछ बनने की कामनाओं को कैसे पूरा किया जाए? प्रत्येक वस्तु के लिए पैसा चाहिए, तब कहीं आवश्यक साधन सुविधाएं जुट पाते हैं। लेकिन वह लड़का सोचता है, मेरी मां तो गरीब है। गरीब ना होती तो मुझे थोड़े से पैसों के लिए इस उम्र में ऐसी नौकरी क्यों करनी पड़ती? लेकिन फिर भी मेरी महत्वाकांक्षाएं अडीग हैं। मुझे ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है। सारी जिंदगी यूं ही दास्तां नहीं करनी है। साधन नहीं है तो उन्हें जुटाऊंगा, कठिन से कठिन श्रम करूंगा। अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी उन्हें पराजित करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि भाग्य नहीं, मनुष्य की कर्म निष्ठा बड़ी है। बस किशोर का संकल्प प्रबल हुआ और उसने निश्चित दिशा में प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। उसके हृदय में एक ऐसा व्यक्ति बनने की महत्वाकांक्षा थी जो संसार प्रसिद्ध हो, जिसे सब आदर तथा श्रद्धा के साथ स्मरण करें और जो काल के भाल पर अपने अमीट पदचिन्ह छोड़ जाए। और इस सब के लिए उसे सबसे अधिक भाया एक लेखक का व्यक्तित्व। तब उसने इसी दिशा में सारे प्रयत्न, अपनी समस्त गतिविधियां मोड़ दी। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता रहा। रात को छुट्टी पाता तो घर आकर पढ़ना प्रारंभ कर देता। गए रात तक उसका अध्ययन चलता रहता। प्रातः भी दुकान जाने का समय होने तक वह थोड़ा सा समय अपने अध्ययन के लिए निकाल लेता और रात के पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति हो जाती। कुछ दिन में यह हाल हो गया कि पुस्तकें दुकान पर भी साथ जाने लगी और जितने समय कोई ग्राहक ना आता उतने समय उसका अध्ययन चलता रहता। उसकी निष्ठा को देखकर मालिक भी कुछ न कहता। लिखने के लिए पहले पढ़ना, देश ज्ञान बढ़ाना आवश्यक था, तो प्रथम प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब उसने लेखन भी धीरे धीरे प्रारंभ किया। पहले छोटे छोटे लेख लिखे, अपने आप लिखता, फिर काटता, फिर लिखता। जब तक पूरा संतोष न हो जाता यह प्रत्येक दृष्टि से उत्कृष्ट हो गया है, तब तक उसे संवारता ही रहता। कभी निर्देशन की भी आवश्यकता पड़ती तो वह साभार परिचित लोगों के पास जाता और अपनी समस्या का समाधान कर लेता। जो भी इसकी गहन निष्ठा, प्रबल प्रयासों तथा अटूट लगन को देखता, वही इसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता और भरसक सहायता के लिए तैयार हो जाता। लाइब्रेरी से पुस्तकें लाकर पढ़ी, कुछ परिचित लोगों की सहायता से प्राप्त की। अधिकतर उसने सामयिक उपन्यासों का ही अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप जीवन का एक दर्शन उसके सामने आया और मानव का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। धीरे धीरे लेखों से कहानियां लिखनी प्रारंभ की। लिखते लिखते जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरी कहानियां लोगों को मनोरंजन एवं उल्लास देने के साथ उन्हें जीवन में एक दिशा देने में भी पूर्ण समर्थ हैं, तब उसने कहानियों का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। जनता में उसकी कहानियों का भरपूर स्वागत हुआ। वे लोगों को इतनी प्रिय लगी कि उसे कहानी लेखन का कार्य बढ़ाना आवश्यक हो गया। जनता में उसकी कहानियों की धूम मच गई। लोग मुक्त कंठ से उसकी सराहना करने लगे।